सभी विद्यार्थियों का आज की इस विस्तृत क्लास में स्वागत है। और मैम आज का हमारा मिशन क्या है? आज का हमारा मिशन है कक्षा 6 के भूगोल। और ये एक वन शॉट कवरेज है ना मैम? जी सर, बिल्कुल। यह एक वन शॉट कवरेज है, जिसका मतलब है कि आज हम केवल तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। बहुत बढ़िया। और हाँ, ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप, जिसे हम अर्थ्स मेजर लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। हाँ, तो जरा सोचिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान नहीं है। कहीं ऐसे ऊंचे शिखर हैं जो बिल्कुल बादलों को चीर देते हैं, तो कहीं मीलों तक फैले बिल्कुल सपाट मैदान है। आज हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि ये क्या है, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ये बनते कैसे हैं। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है सर। हमारी पृथ्वी की सतह पर जो ये अनगिनत प्रकार के स्थल रूप या आकृतियां मौजूद हैं, वे रातों रात या किसी जादू से नहीं बनी है। हाँ, कोई जादू नहीं है इसके पीछे। बिल्कुल नहीं। तो छात्रों, इस कक्षा का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम उन बुनियादी प्रक्रियाओं को समझें जो इस जमीन को आकार देती हैं। जब हम इन विभिन्न स्थल रूपों के निर्माण की बात करते हैं, तो विज्ञान हमें बताता है कि मुख्य रूप से दो ही प्रक्रियाएं हैं जो इस पूरी पृथ्वी की सतह की एक तरह से इंजीनियरिंग कर रही हैं। अच्छा, सिर्फ दो प्रक्रियाएं? हाँ, और इन्हीं दो प्रक्रियाओं के आपसी टकराव और संतुलन से कहीं पहाड़ उठते हैं तो कहीं खाइयां बनती हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है मैम। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहाड़ों और मैदानों के बीच से गुजर जाते हैं, ये मानकर कि ये तो बस प्राकृतिक परिदृश्य हैं। हम अक्सर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, लेकिन जब मैंने इन प्रक्रियाओं के बारे में गहराई से पढ़ा तो समझ आया कि पृथ्वी वास्तव में एक बहुत बड़ा निर्माण स्थल है। एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह। हाँ। तो चलिए क्लास, इस निर्माण की पहली प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसे आंतरिक प्रक्रिया कहा गया है। ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी के अंदर कोई इंजन चल रहा हो। तो मैम, ये आंतरिक प्रक्रिया वास्तव में जमीन को कैसे प्रभावित करती है? तो क्लास, इसे ऐसे समझें कि पृथ्वी अंदर से पूरी तरह ठंडी और ठोस नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके भीतर लगातार अपार ऊर्जा और हलचल मौजूद है। इस हलचल के कारण जो भारी दबाव पैदा होता है, वो बाहर की सतह को प्रभावित करता है। मतलब अंदर का दबाव बाहर असर डालता है। बिल्कुल। इस आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं-कहीं ऊपर की तरफ उठ जाती है और कहीं-कहीं भारी दबाव या खिंचाव के कारण नीचे की ओर धंस जाती है। जो जमीन कल तक एकदम समतल थी, वो इन आंतरिक बलों के कारण धीरे धीरे ऊपर धकेल दी जाती है। छात्रों, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि लाखों सालों तक चलने वाला एक धीमा लेकिन बेहद शक्तिशाली उभार है। तो मतलब पृथ्वी खुद को अंदर से बाहर की तरफ धकेल रही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर सिर्फ यही एक प्रक्रिया होती तो पृथ्वी तो अब तक सिर्फ उबड़ खाबड़ पहाड़ों से भर चुकी होती है ना? हाँ, हर जगह बस पहाड़ी पहाड़ होते। यहीं पर हमारी दूसरी प्रक्रिया कहानी में प्रवेश करती है, बाह्य प्रक्रिया। क्लास, ये वो हलचल है जो जमीन के ऊपर यानी बाहर की तरफ लगातार काम कर रही है। हवा, पानी, बारिश, बर्फ, ये सब मिलकर सतह के लगातार बनने और टूटने की एक अंतहीन प्रक्रिया चलाते रहते हैं। और इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हाँ, पहला है अपरदन। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की सतह लगातार घिसती रहती है, कटती रहती है। और दूसरा है निक्षेपण, जहां वो घिसा हुआ मलबा किसी दूसरी जगह जाकर जमा हो जाता है और एक नई सतह का निर्माण करता है। तो मैम, क्या हम कह सकते हैं कि अपरदन एक तरह से प्रकृति का हथौड़ा है जो पहाड़ों को तोड़ता है, और निक्षेपण वो सीमेंट है जो नई जमीन बनाता है? अरे वाह, ये हथौड़े और सीमेंट का उदाहरण बहुत ही तार्किक है। प्रकृति वास्तव में अपरदन के माध्यम से ऊंची उठी हुई जगहों को घिस घिस कर समतल करने की कोशिश करती है। मतलब प्रकृति को सब कुछ बराबर करना है। हाँ, जो सामग्री या मलबा वहां से कटता है, वो नदियों, हवा या बर्फ के प्रवाह के साथ दूसरी जगह ले जाया जाता है और फिर निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा उसे वहां बिछा दिया जाता है। एक शानदार चक्र है ये। अब चूंकि हम समझ चुके हैं कि जमीन ऊपर कैसे उठती है, तो आइए इस आंतरिक प्रक्रिया से पैदा हुए सबसे प्रमुख और विशाल स्थल रूप का विश्लेषण करें,
पर्वत और हिमानी। पर्वत। दोस्तों, पहाड़ों की विशालता अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इनके सामने इंसान कितना छोटा है। ये तो है। लेकिन अगर हम भूगोल की भाषा में बात करें क्लास, तो पर्वत पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है। इसकी सबसे बड़ी ज्यामितीय पहचान ये है कि पर्वत का जो शिखर होता है, यानी उसकी चोटी, वो आकार में छोटी और अक्सर नुकीली होती है। बिल्कुल, लेकिन उसका जो आधार होता है वो बहुत चौड़ा होता है, एक विशाल त्रिकोण की तरह जो नीचे से बहुत सारी जमीन घेरता है और ऊपर जाते जाते एक बिंदु पर सिमट जाता है। और छात्रों, शिखर का छोटा होना और आधार का चौड़ा होना गुरुत्वाकर्षण और अपर्दन दोनों का ही परिणाम है। अच्छा, हाँ। और जब ये पर्वत अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो वहां तापमान इतना कम हो जाता है कि एक बहुत ही अनोखी प्राकृतिक घटना जन्म लेती है जिसे हिमानी कहते हैं। हिमानी। पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है वो पिघल नहीं पाती और सालों साल जमा होकर बर्फ की मोटी चादरों में बदल जाती है। ढलान और अत्यधिक वजन के कारण ये बर्फ के विशाल भंडार बहुत ही धीमी गति से नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। इन्हीं हमेशा जमी रहने वाली और खिसकती हुई बर्फ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। बर्फ की नदियां? क्लास, ये अवधारणा मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। बहुत अद्भुत है ये। आमतौर पर नदी का मतलब होता है कल-कल बहता हुआ पानी, लेकिन हिमानी में तरल पानी नहीं, बल्कि लाखों टन ठोस बर्फ होती है जो पहाड़ की चट्टानों को अपने साथ खिंचती हुई नीचे की ओर रेंगती है। ये बाह्य प्रक्रिया यानी अपर्दन का एक बहुत ही ताकतवर रूप है। बिल्कुल। और क्लास, जब ये विशाल पर्वत अकेले नहीं होते बल्कि एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं तो एक पर्वत श्रृंखला बनती है। जब कई पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो ये श्रृंखला सैकड़ों या हजारों किलोमीटर तक फैल सकती है। हाँ, और हमारे पास इसके बहुत से विश्वव्यापी उदाहरण मौजूद हैं। छात्रों, जब हम एशिया की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। इसी तरह यूरोप में एल्प्स पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला मौजूद है। मतलब ये कोई एक पहाड़ नहीं है? नहीं, ये पर्वतों की एक पूरी दीवार है जो एक रेखा में हजारों किलोमीटर तक चलती है। लेकिन छात्रों, यहाँ ये समझना आवश्यक है कि सिर्फ इसलिए कि ये सभी पर्वत है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब एक ही तरीके से बने हैं। बिल्कुल। आंतरिक प्रक्रियाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जिसके कारण पर्वत मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहला और सबसे आम प्रकार है वलित पर्वत। वलित पर्वत। दोस्तों, इस शब्द में ही वलन यानी फोल्ड छिपा है। हाँ। क्लास, जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जमीन को दोनों तरफ से बहुत भारी दबाव के साथ धकेलती हैं, तो जमीन बीच में से सिकुड़कर ऊपर उठ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप किसी तौलिए या कागज को दोनों किनारों से बीच की तरफ धकेलें तो वो बीच से मुड़कर उठ जाएगा। ये तौलिए वाला उदाहरण एकदम सही है सर। है ना? इस तरह बने पर्वतों की सतह बहुत ही ऊबड़-खाबड़ होती है और इनका शिखर एकदम शंक्वाकार होता है। और हिमालय और आल्प्स, जिनकी चर्चा हमने अभी की, ये दोनों ही वलित पर्वत के उत्कृष्ट उदाहरण हैं छात्रों। इनकी चोटियां आज भी बहुत नुकीली और सतह बेहद उबड़-खाबड़ है क्योंकि ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत नए हैं। अच्छा, नए हैं इसलिए? हाँ, लेकिन इसी वलित पर्वत की श्रेणी में एक ऐसा नाम आता है जो ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, भारत की अरावली श्रृंखला। छात्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी? ये एक बहुत ही शानदार तथ्य है। लेकिन मैम, मुझे यहाँ एक बात सोचनी है। अगर अरावली भी एक वलित पर्वत है तो आज वो हिमालय की तरह इतना ऊंचा और नुकीला क्यों नहीं है? यहीं पर भूगोल का एक और नियम आता है। यहीं पर हमारी वो बाह्य प्रक्रिया यानी अपर्दन काम आता है ना? क्योंकि अरावली विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, इसलिए लाखों करोड़ों सालों तक हवा और पानी ने उसे घिस कर उसकी ऊंचाई कम कर दी है। क्लास, इससे हमें समझ आता है कि प्रकृति का वो हथौड़ा कितनी निरंतरता से काम करता है। यह बहुत ही सटीक विश्लेषण है। समय और अपर्दन ने अरावली के शिखरों को घिस दिया है। तो छात्रों, यह थी मुड़ने या वलन की प्रक्रिया। लेकिन क्या होगा अगर जमीन का टुकड़ा मुड़ने के बजाय इतना कठोर हो कि वो दबाव पड़ने पर सीधा टूट जाए? अरे,
टूट जाए। हाँ, यही से हमारे दूसरे प्रकार के पर्वत का जन्म होता है, भ्रंशोत्थ पर्वत। ये तब बनते हैं जब जमीन का एक बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर यानी सीधे ऊपर या नीचे विस्थापित होता है। क्लास, इस प्रक्रिया को समझने के लिए ना हम एक लिफ्ट का उदाहरण ले सकते हैं। सोचिए कि जमीन के नीचे बहुत भारी हलचल हुई और जमीन बीच में से चटक गई। अब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक पूरी की पूरी लिफ्ट की तरह टूटकर सीधा ऊपर की तरफ खिसक जाता है। इस ऊपर उठे हुए खंड को भूगोल की भाषा में उत्खंड कहते हैं। और उसी के बगल वाला हिस्सा जो टूटकर लिफ्ट की तरह नीचे की ओर धंस जाता है, उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। इसमें कोई वलन या मोड़ नहीं होता, बस जमीन के विशाल ब्लॉक ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या ब्लॉक के खिसकने का सबसे स्पष्ट उदाहरण यूरोप की राइन घाटी है छात्रों। राइन घाटी? हाँ, वहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे जमीन का एक हिस्सा नीचे धंसा हुआ है और उसके किनारे वाले हिस्से ऊपर उठे हुए हैं, जो पहाड़ों की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के इस अद्भुत भूविज्ञान पर हमारी ये गहन चर्चा अभी और भी रोमांचक होने वाली है। हम ज्वालामुखी और खनिजों से भरे पठारों पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्लास, अगर आपको ये विस्तृत चर्चा पसंद आ रही है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। तो चलिए ट्रास, अब वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। हमने जमीन के मुड़ने और जमीन के खिसकने से बने पर्वतों को देखा, लेकिन पर्वतों का एक तीसरा प्रकार भी है, जहां जमीन न तो मुड़ती है और न ही ब्लॉक्स में टूटती है, बल्कि पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ खुद बाहर आकर पहाड़ बनाता है, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। हाँ, ज्वालामुखी पर्वत। तो छात्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। पृथ्वी के भीतर अत्यधिक गर्मी के कारण जब चट्टानें पिघल जाती हैं, तो वह गर्म लावा दबाव के कारण सतह फाड़कर बाहर आता है। जब ये लावा सतह पर आता है, तो धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लगता है। बार बार होने वाले विस्फोटों से लावे की कई परतें एक के ऊपर एक जमती जाती हैं और हजारों लाखों सालों में ये एक विशाल पहाड़ का रूप ले लेता है। हाँ। अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत इसी प्रक्रिया का परिणाम है। किलिमंजारो। और क्लास, जापान का फ्यूजियामा पर्वत भी इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब हम फ्यूजियामा की तस्वीरें देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट कोन की तरह दिखता है, जो बताता है कि लावे ने किस तरह उसे एक केंद्र से बाहर की ओर जमा किया है। बिल्कुल सही। तो अब तक हमने जितने भी पर्वत देखे क्लास, उन सभी में एक बात समान थी, उनका शिखर। चाहे वे हिमालय हों या फ्यूजियामा, ऊंचाई पर जाने के बाद वे एक नुकीली चोटी में बदल जाते हैं। हाँ, शिखर हमेशा नुकीला होता है पर्वतों का। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर जमीन आंतरिक प्रक्रिया के कारण ऊपर तो उठे, लेकिन ऊपर जाकर वो नुकीली ना हो, बल्कि एकदम सपाट हो जाए। ये एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक स्थिति है, जो हमें हमारे अगले स्थल रूप की ओर ले जाती है, पठार। पठार। तो छात्रों, पठार वास्तव में एक उठी हुई और सपाट भूमि होती है। अगर आप इसकी ज्यामिति को समझें, तो ये आसपास के मैदानी इलाकों से अचानक ऊपर उठी हुई होती है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा किसी पर्वत की तरह शंक्वाकार नहीं होता, बल्कि एक मेज के समान बिल्कुल सपाट होता है, एक टेबल की तरह। हाँ, पठार का निर्माण भी अक्सर जमीन के विशाल हिस्सों के एक साथ बिना मुड़े ऊपर उठने से होता है। लेकिन छात्रों, इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है, वो इनका आकार नहीं, बल्कि इनके भीतर छिपा हुआ खजाना है। खजाना? हाँ, पठारों में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। खनिजों की प्रचुरता। दोस्तों, जब हम सोने, हीरे, लोहे या कोयले की बात करते हैं, तो ये हमें अक्सर इन्हीं पठारी इलाकों में मिलते हैं। इसका कारण ये है कि पठार अक्सर बहुत पुरानी और कठोर चट्टानों से बने होते हैं, जो पृथ्वी के भीतर मौजूद इन खनिजों को सहेज कर रखते हैं। बिल्कुल। विश्व स्तर पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफ्रीका का पठार है क्लास। पूरे विश्व में ये पठार सोना और हीरों के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की अर्थव्यवस्था इसी पठार की खनिज संपदा पर काफी हद तक निर्भर करती है। और यदि हम इस संदर्भ में भारत की बात करें छात्रों, तो हमारे पास भी पठारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार। अरे हाँ, छोटा नागपुर। यह क्षेत्र भारत के लिए किसी औद्योगिक रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। यहाँ लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत बड़े और प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। और एक और बात छात्रों,
पठारी इलाके केवल खदानों के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि इनकी भौगोलिक संरचना के कारण यहाँ अक्सर बहुत ही खूबसूरत और तेज बहाव वाले जलप्रपात भी बनते हैं। जलप्रपात वाली बात तो बहुत ही तार्किक है मैम, क्योंकि पठार मेज की तरह होते हैं, तो नदियां जब इस उठी हुई जमीन के किनारे तक पहुंचती हैं तो वे अचानक नीचे गिरती हैं, जिससे शानदार झरने बनते हैं। बिल्कुल। क्लास, इसी छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी बहती है, और जब वो इस पठार के किनारे से गिरती है तो प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रकृति की ये इंजीनियरिंग सच में कमाल की है। सच में अद्भुत है। लेकिन खनिजों और झरनों से परे क्लास, पठारों की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो हर नियम को चुनौती देता हुआ लगता है, तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और जब मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो यह समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। और तिब्बत के पठार की ये ऊंचाई अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देती है। 6000 मीटर की ऊंचाई का मतलब है कि यह दुनिया की कई बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से भी ज्यादा ऊंचा है छात्रों। मुझे भी यहाँ यही सवाल परेशान कर रहा है मैम। अगर कोई जमीन 6000 मीटर तक ऊंची उठ चुकी है, तो हम उसे सिर्फ एक सपाट मेज कहकर पठार क्यों मान रहे हैं? क्या इतनी ऊंचाई होने के बावजूद सिर्फ एक नुकीली चोटी का न होना ही उसे पर्वत कहलाने से रोक देता है? हाँ सर, ये विज्ञान और भूगोल की स्पष्टता का बेहतरीन उदाहरण है। केवल ऊंचाई किसी स्थल रूप को पर्वत नहीं बनाती। पर्वत की परिभाषा में शिखर का छोटा या शंक्वाकार होना अनिवार्य है। अच्छा, मतलब चोटी होनी ही चाहिए। बिल्कुल। तिब्बत का पठार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी ऊपरी सतह हजारों किलोमीटर तक समतल या मेज के आकार की है। यह विशाल सपाटपन ही इसे पर्वत की श्रेणी से बाहर रखकर विश्व के सबसे ऊंचे पठार का दर्जा दिलाता है। ये बहुत ही स्पष्टीकरण देने वाला तथ्य था। तो क्लास, अब तक हमने पृथ्वी के ऊपर उठने की कहानी समझी, हमने पर्वतों की नुकीली चोटियां देखी और पठारों की सपाट मेजें देखी। लेकिन अब हमें कहानी के दूसरे हिस्से को देखना होगा, निक्षेपण वाले हिस्से को। हाँ, याद है शुरुआत में हमने बाह्य प्रक्रिया और अपर्दन की बात की थी। हवा, बारिश और बर्फ लगातार इन ऊंचे पहाड़ों और पठारों को काट रहे हैं, घिस रहे हैं। तो वो घिसा हुआ सारा मलबा, पत्थर और मिट्टी आखिर जाती कहाँ है? ये सवाल हमें इस गहन चर्चा के अंतिम और सबसे जीवनदायी स्थल रूप तक लाता है, मैदान। तो छात्रों, मैदान पृथ्वी की सतह के वे हिस्से हैं जो बिल्कुल समतल हैं। भौगोलिक दृष्टि से इनकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिकतम 200 मीटर ही होती है। सिर्फ 200 मीटर? हाँ। अब सवाल ये है कि ये इतने समतल और विस्तृत कैसे बने? इसका सीधा उत्तर है निक्षेपण, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। छात्रों, मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। जब नदियां पहाड़ों की खड़ी ढलानों से तेज गति से नीचे उतरती हैं, तो उनमें अपर्दन करने की अपार क्षमता होती है। वो तो है, वे पहाड़ों को अक्षरशः काटती हुई बहती हैं। नदियां अपने तेज बहाव के साथ पहाड़ों से भारी पत्थर, बालू और सिल्ट यानी बहुत ही बारीक और उपजाऊ मिट्टी को बहाकर नीचे ले आती हैं। लेकिन क्लास, जब ये नदियां पहाड़ से उतरकर समतल इलाके में प्रवेश करती हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक परिवर्तन होता है। ढलान कम होने के कारण नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है। बिल्कुल धीमी हो जाती है। और गति धीमी होने के कारण वो अपने साथ लाए गए उस भारी मलबे, पत्थर, बालू और सिल्ट को आगे नहीं ले जा पाती। वो सारे मलबे को उसी समतल जमीन पर बिछाने लगती है। हाँ, और इसी लगातार बिछने या निक्षेपण की प्रक्रिया से मैदानों का निर्माण होता है। पहाड़ों का ही अंश कट कट कर एक नई समतल जमीन में बदल जाता है। और ये घिसकर आया हुआ मलबा कोई साधारण मिट्टी नहीं है दोस्तों। पहाड़ों से लाए गए पत्थरों और सिल्ट में भारी मात्रा में खनिज और पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए छात्रों, निक्षेपण से बने ये मैदान खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। ये जमीन कृषि के लिए सबसे अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। दोस्तों, जरा मानव सभ्यता के नजरिए से सोचिए, आपको रहने के लिए क्या चाहिए? उपजाऊ जमीन ताकि भोजन उग सके, नदियां ताकि पानी मिल सके, और समतल जमीन ताकि आप आसानी से घर और सड़कें बना सकें। हाँ, ये बुनियादी जरूरतें हैं। और ये तीनों चीजें मैदानों में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इसीलिए इस अत्यधिक उपजाऊपन और अनुकूल वातावरण के कारण मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे अधिक होती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें क्लास,
तो गंगा का मैदान इसका सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। सही कहा। गंगा का मैदान पूरे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सदियों से गंगा और उसकी सहायक नदियां हिमालय से कटकर लाए गए उपजाऊ सिल्ट को इस इलाके में बिछा रही हैं, जिसने इस क्षेत्र को कृषि और सभ्यता का केंद्र बना दिया है। तो छात्रों, आज हमने ये समझा कि आंतरिक बल किस तरह से जमीन को धकेलकर वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी पर्वत बनाते हैं, कैसे वे खनिजों से भरे पठारों का निर्माण करते हैं, और फिर कैसे नदियां अपनी बाह्य प्रक्रिया से उन पहाड़ों को काट काट कर उपजाऊ मैदानों का रूप दे देती हैं। दोस्तों, शिक्षा स्टोर के इस बेहतरीन क्लास का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छात्रों। हमें पूरा विश्वास है क्लास की पृथ्वी के इन प्रमुख स्थल रूपों के पीछे का विज्ञान अब आपके लिए सिर्फ रटने वाली परिभाषाएं नहीं, बल्कि एक तार्किक कहानी बन गया होगा। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड PDF चाहिए तो आप शिक्षा स्टोर टीम के WhatsApp नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।